सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, अखबारात, टीवी चैनल, सोशल मीडिया, हर जगह एहतसाब की अदालत लगी हुई है। ऐसा लग रहा है कि आधा मुल्क नैब में भर्ती हो गया है, जबकि बकिया दलाइल देने में मसरूफ हैं, क्योंकि आज वजीर आजम इमरान खान को हल्फ उठाए 2 साल मुकम्मल हो गए हैं। सवालात उठ रहे हैं कि इमरान खान ने इन 2 सालों में क्या किया, वजीर आजम ने क्या खोया, क्या पाया। तहरीक इंसाफ मुल्क में ला पाई है इस्तेहकाम। हुकूमत कितनी कामयाब हुई और कितनी नाकाम रही। मुल्क को दरपेश मुआशी बहरान क्या है। दूसरी जानिब अपोजिशन रहनुमाओं ने हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने पर अपना सख्त रद्द-ए-अमल भी दिया। शहबाज शरीफ बोले, हुकूमत के 2 साल में बिला रोक टोक तबाही हुई, जबकि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा कि इमरान खान ने 2 साल में मुल्क की तारीख की बदतरीन मईशत दी। मरियम औरंगजेब और शेर रहमान ने भी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। यहाँ ये सवाल बनता है कि अपोजिशन रहनुमाओं ने हुकूमत का कितना साथ दिया। उधर हुकूमती वज़रा मुआवनीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 2 साल कारकर्दगी पेश की। वफाकी वज़रा ने ज़ाहिर अपनी कारकर्दगी बताई, लेकिन अगर हम इन 2 सालों में देखें नाजरीन, तो महंगाई का भी एक तूफान आया, महंगाई का एक सुनामी आया। महंगाई में बहुत इजाफा हो गया, लोगों को रोज़गार नहीं मिला, लोग बेरोज़गार हुए और लोगों का कारोबार भी तबाह हुआ है। तो जनाब, अब इस बढ़ती हुई महंगाई पर वज़ीर आज़म मुतारिक हो गए हैं और उनकी ज़ेर सदारत एक इजलास जारी है अशिया खुर्दनोश की कीमतों पर, और क्या कर रही हैं प्राइस कंट्रोल कमेटियां, इस पर भी वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी जा रही है। शहबाज अहमद से बात करेंगे। शहबाज, वज़ीर आज़म को क्या ब्रीफिंग दी गई है अशिया खुर्दनोश की कीमतें बढ़ने के हवाले से? जी बिल्कुल सुमैया, इस वक्त इजलास वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जारी है, जिसमें वफाकी वज़रा मुसीर मुआवनीन शरीक हैं, जबकि चारों सूबों के जो चीफ सेक्रेटरीज हैं वो वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हैं। जो 2 साल में ऐसे खुर्दनोश की कीमतों में जो इजाफा हुआ है, उस वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ब्रीफिंग दी गई है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बरहमी का इजहार भी किया है कि प्राइस कंट्रोल कमेटियां जो है वो कीमतें कम करवाने में नाकाम रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुसीर खजाना अब्दुल लतीफ शेख को जिम्मेदारी आई थी कि उन्होंने जो इनकी सरबराही में एक नेशनल प्राइस कंट्रोल कमेटी बनाई थी कि वो अब इजलास करे और इसको खुद मॉनिटर करे। साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को जो मिलावट और किरणदोजी के मुतालिक भी जो है वो आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने सख्ती से ये कहा है कि खासतौर पर जो अशिया खुर्दनोश है जिसमें आटा और चीनी शामिल हैं, इनकी किरणदोजी की सूरत काबिल कबूल नहीं है और ये सस्ते निरखों पर आवाम को पूरे मुल्क में चाहे सुबह फराहम की जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम चीफ सेक्रेटरी को हिदायत की है कि वो खुद तमाम मामला को देखें और साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि 2 सालों के अंदर उन्होंने जितने इजलास शेयर किए हैं वो कोशिश करेंगे कि जो प्राइस कंट्रोल कमेटी से मुतालिक वो हफ्तावार इसको जो है वो ब्रीफिंग लें, हफ्तावार ब्रीफिंग लें, ये कोशिश करेंगे वज़ीर आज़म का कहना है। बहुत शुक्रिया शहबाज अहमद आपका। अब ज़ाहिर तमाम सूरत हाल पे बात करेंगे। कारकर्दगी कैसी रही है इन 2 सालों में हुकूमत की। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ करवा देती हूँ। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान पंजाब हुकूमत है मुसर्रत चीमा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। साथ ही साथ सनतकार हैं मियाँ जाहिद हुसैन, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया जाहिद साहब। और मुझे कराची स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं चीफ न्यूज़ ऑफिसर हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं, फैसल अजीज़ खान साहब। फैसल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगी। मुसर्रत साहिबा, ज़ाहिर आप हुकूमत का हिस्सा हैं, तमाम तर सूरत हाल भी आपके सामने है। जो मैंने कुछ चीज़ें आवाम के सामने रखी, इसमें तो ज़ाहिर कुछ दो राय नहीं है। महंगाई बढ़ी है, लोग बेरोज़गार हुए हैं, कारोबार करने में कारोबारी अफराद को खासी मुश्किलात पेश आ रही हैं। अगर हम ये कहें कि हुकूमत अभी किसी ट्रैक पर नहीं चढ़ी है, तो क्या आप लोग ये तस्लीम करेंगे ये बात कि हमारे जब हुकूमती वज़रा बैठते हैं तो सब अच्छा की कहानी सुनाते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ इससे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया सुमैया। सुमैया, अगर हम ग्राउंड रियलिटीज़ की बात करें तो ये बिल्कुल भी नामुनासिब बात है कि ये कोट किया जाए कि गवर्नमेंट की डायरेक्शन ठीक नहीं है। देखें, जो इकॉनमी हमें मिली, जो तबाह हाल मुल्क हमारे हवाले किया गया और उसके बाद माफिया आज भी एक्टिव है। जब हम ये बात करते हैं तो फिर हमें ये कहा जाता है कि जी हम लोग हर वक्त माफियाज़ की बात करते हैं। और देखें, वो दे आर वेरी वेल कनेक्टेड और जितने भी इस मुल्क के मसाइल हैं वो इस माफिया के पैदा करता है।
और अब हम हर लेवल पे अल्हम्दुलिल्लाह हमें अचीवमेंट्स हमने लिए हैं। जैसे अगर हम IPPs की बात करें, इंशाल्लाह ताला वेरी सून आप देखेंगे कि हम बिजली के सस्ते होने से क्या होगा कि आपकी जो प्रोडक्शन है, आपकी जो इंडस्ट्री है, उसमें हम इंटरनेशनल जो मार्केट है उसमें हम प्राइसेस को compete कर सकेंगे। और फिर अगर डोमेस्टिक अगर आप बात करें तो उसमें भी एक बहुत बड़ा एक सहारा होगा गरीब आवाम के लिए कि अगर उनके बिजली के बिल कम होते हैं। उसके बाद अगर हम दूसरी बात करें, देखिए डायरेक्शन तो हमारी बिल्कुल क्लियर है। हमने डैम स्टार्ट किए, हमने वो काम स्टार्ट किए हैं जो पिछले 7 दहाइयों में नहीं हुए। हमने इरिगेशन के लिए एक नई इतनी बड़ी इरिगेशन सिस्टम को मज़ीद इम्प्रूव करने के लिए कैनाल पे काम हो रहा है। उसके साथ साथ हम लोग जो रावी रिवर अर्बन फ्रंट का जो एक मंसूबा है, ये इंशाल्लाह ताला पंजाब की और पूरे पाकिस्तान की आवाम के लिए एक बड़ी खुशकिस्मती साबित होगा। उसके साथ अगर हम एहसास प्रोग्राम को देखें, उसमें अगर आप मुझे टाइम दें तो मैं उसके एक एक फीचर से डिस्कस करूँगी। जो होली सोली हमने उन तबकों को टारगेट किया जो महरूम थे, जो कभी किसी बजट का हिस्सा नहीं थे, जिनके बारे में कभी कोई मनसूबाबंदी, कोई प्लानिंग, कोई डेटा कुछ भी मौजूद नहीं था। उसके साथ इस तरह के कुछ इक्का दुक्का मंसूबे लोग कहते हैं फलाकों कर दिया, लेकिन उसमें नवाजा ज़्यादा जाता था, उसमें करप्शन ज़्यादा हो रही थी। ये हम टारगेट कर रहे हैं डिजर्विंग लोगों को, मेरिट पे लोगों को, हेल्थ फैसिलिटीज को हम इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अच्छी चीज है, लेकिन आप लोगों का ही वादा था, ये किसी और जमात ने वादा नहीं किया था कि हम 50 लाख घर देंगे, 1 करोड़ नौकरियां देंगे। ये आपका ही दावा था, आपका ही वादा था। लोग बेरोजगार हुए, देखिए सुमैया, लोगों को कारोबार करने में मुश्किल हुई, तो इसका जिम्मेदार आप किस फरमा रही हैं? देखें, मैं 2-3 बातें आपसे अर्ज करूं कि जो हमने वादे किए थे, हम बिल्कुल भी उन वादों से बैकआउट भी नहीं कर रहे और हम उन वादों की तरफ गामजन है। अच्छा। अभी देखिए जो हाउसिंग हमारा जो हाउसिंग का जो मंसूबा है वो हम लोग उस पर काम कर रहे हैं और उस पर वर्किंग हो रही है। लेकिन एक वक्त में अगर हम ये कहें कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है वो कून फाया कून तो नहीं है। हमने इसको देखें, मकसद ये होता है शुरू करना, शुरू हो जाता है, काम मुकम्मल होता ही होता है, अपने टारगेट्स को अचीव करते ही करते हो। इस पे हम एक ये, हाँ आपका एक सवाल जायज है कि हमने कितना अचीव किया, और अगर ये कहना हाँ ठीक है हमने 100% नहीं किया, हमने कभी उस पर डिनाई नहीं किया, लेकिन ये है कि हमारी डायरेक्शन ठीक है। अच्छा, हम गामजन है। और उसके बाद जब थोड़ा हमारी इकोनॉमी को सहारा मिला, उसके बाद आपको पता है कि फिर कोविड जैसी इतनी बड़ी पेंडेमिक, मैं आती हूँ कोविड पे बात करूंगी, मैं आती हूँ मुसर्रत साहब, दीगर मेहमानों को भी जरा मैं मौका दूं। मैं आती हूँ आपकी जानिब, कोविड है और दीगर चीजें, मैं तमाम चीजों पे बात करूंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हसन मुतवा साहब भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। जाहिर है ऑपोजिशन का मौक़िफ़ भी आना चाहिए, ऑपोजिशन तनकीद कर ही रही है। हसन साहब, असल जो मसला है वो क्या है? जाहिर अगर इस हुकूमत को आते ही इक़्तिदार में अगर चैलेंजेस थे दरपेश, उसके बाद कोरोना भी आ गया और अभी सिर्फ 2 साल ही हुए हैं, तो क्या ये कहना बिल्कुल सही है आप लोगों की तरफ से कि हुकूमत ने तबाहकुन मईशत दी? क्या ये ठीक है? तो देखें जी, असल मसला जो है आपने पूछा है, असल मसला तो है नालायकी और नाअहली जी। इनके पास कोई होमवर्क नहीं था, इनकी कोई टीम नहीं थी, इनके पास कोई इस किस्म का प्रोग्राम नहीं था जो ये कर सकते। ये तो हादसाती तौर पे आए और इन्हें लाया गया जी, और इन्हें एक जेली सा मैंडेट दे दिया गया, जिसका इन्होंने खुद इस्तेमाल करते हुए इस मुल्क की मईशत का भी बेड़ा गर्क कर दिया। इस मुल्क के अंदर इदारे भी इन्होंने तबाह बर्बाद कर। इन्होंने इन 2 सालों में ये नारा था इनका सुनामी का जी, कि सुनामी 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 तबाही का नाम है जी। सुनामी में आपको कहीं भी जिंदगियां नजर नहीं आती, जो बहुत बड़ी तबाही होती है उसे सुनामी कहते हैं। और इन्होंने अपना वो नारा सच कर दिखाया। इन्होंने इकोनॉमी के साथ जो भयानक मजाक किया आपके सामने है। कहते हैं जी पिछली हुकूमतों का कसूर है, उन्होंने कर्जे लिए हुए थे। तो बाबा, उनसे ज्यादा कर्जे तो आपने लिए हैं, आपने कर्जे भी लिए हैं, आपने भीख भी मांगी है, आप बच्चा मकरूज कर दिया। मुझे जरा फिगर तो दें, जब ये आए थे उस वक्त क्या थी इकोनॉमी की पोजीशन, कितना कर्जा था पाकिस्तान पे, एक बच्चा कितना मकरूज था। आज पता है मुझे कि आज वो बच्चा कितना मकरूज है। इन्होंने तो इस मुल्क को कर्जों के बोझ तले इस तरह दबाया, समझता हूँ अगर ये और कुछ अरसा रह गए तो शायद ही इस मुल्क का कोई वजीर आजम बनने को तैयार हो, कोई इसकी बागडोर संभालने को तैयार हो। इन्होंने
बताएं, अब ये पेंडेमिक का कह रहे हैं, क्या इसमें इन्होंने वबा में किया क्या है, इन्होंने लोगों को दिया क्या है, इन्होंने क्या हॉस्पिटल्स में ऐसे इकदाम किए हैं? ये तो पहले दिन से कह रहे थे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, खोल लो खोल लो, हर चीज खोल लो। कोई और ताकत थी जो लॉकडाउन भी करवाती थी, दिन में ये कहते थे कि हमने लॉकडाउन। हसन साहब, बिल्कुल जायज है कि तनकीद करें, जाहिर है ये आप लोगों का हक है, ऑपोजिशन का काम ही तनकीद करना होता है, लेकिन ये भी याद रखें कि साथ देना होता है ऑपोजिशन ने हुकूमत का, और फिर आपकी तो सिंध में हुकूमत भी है। तो अगर ये सवाल आपसे किया जाए कि आपने क्या किया, तो फिर इसका जवाब भी आप लोगों को देना पड़ेगा। पॉइंट टेकन, मैं आपकी बात दोबारा आऊँगी। फैसल साहब, असल चैलेंज क्या दरपेश है हुकूमत को? अपोजिशन से है या फिर अपनी परफॉर्मेंस, जो हुकूमत अभी तक दिखाई है 2 सालों में, उसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, मिला जुला रुझान है इस सारे मामले में, लेकिन सियासी जमातों का जो नैरेटिव होता है, जो नारा होता है हुकूमत में आने के बाद, वही उनका मंशूर एग्जीक्यूट होता है। और इमरान खान साहब का नारा अगर हम देखें तो उन्होंने बहुत क्लियरिटी से कहा कि जिन लोगों ने पैसा लूटा है हम उनसे पैसा वापस लेंगे, जो पाकिस्तान का पैसा बाहर है वो पैसा हम वापस लेकर आएंगे, पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर करेंगे, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को बेहतर करेंगे, रोज़गार के मौके बढ़ाएंगे, जो दुनिया भर में पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान में काम करेंगे और पाकिस्तान को पाकिस्तान बना देंगे कि सारी दुनिया के अंदर जो पाकिस्तानी हैं वो यहाँ आके फ़ख्र महसूस करेंगे, बल्कि गोरा भी यहाँ आके काम करेगा। ये नेरेटिव आप बिला झुला के इमरान खान साहब का नेरेटिव ये था। ग्राउंड पे रियलिटीज़ क्या है? किसी भी मुल्क के अंदर अगर आप उसकी मईशत को बेहतर करना चाहते हैं तो सनतकारों को वीवीआईपी डिक्लेयर करेंगे, उनके साथ बैठेंगे, उनके मसाइल को हल करेंगे। यहां पाकिस्तान में 2 साल के अंदर इमरान खान साहब कितनी बार उन सनतकारों के साथ बैठे जो टैक्स देते हैं, बिल्कुल उन सनतकारों के साथ कितनी बार बैठे? मैं यहीं से स्टार्ट करूंगी और ज़ाहिर है हमारे साथ मियां जाहिद हुसैन साहब भी हैं, उनसे पूछेंगे कितनी बार मीटिंग्स हुई। लेकिन ज़ाहिर मुस्लिम लीग नून एक बड़ी जमात है, वो भी आज तनकीद कर रही है और शुरू दिन से कर रही है। तो मरियम औरंगजेब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, उनसे बात करते हैं। मरियम साहब, आज 2 साल मुकम्मल हुए, आज आपने भी एक गुफ्तगू की मीडिया से, बड़ी तनकीद की आपने। आपको क्या लगता है कि सारा कसूर सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, या फिर जो कहती है हुकूमत के ये इसमें आपका और पीपल्स पार्टी का भी कसूर है जिसकी वजह से ये हालात देखने पड़ रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैंने पहले कहा कि 2 साल में मुस्लिम लीग नून ने जिस तरह हाईलाइट किया है इनकी नाकामी, झूठों, करप्शन और जो इसकी कारकर्दगी रही है, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की को सिर्फ झूठ पर, करप्शन पर, यू टर्न लेने पर और वादा खिलाफी पर 100 में से 100 नंबर दूंगी। और उसके अलावा चाहे वो माशी तबाही हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो मुल्क के अंदर आटा, चीनी, गंदम, पेट्रोल की चोरी हो, उसमें भी इनके 100 में से 100 नंबर है। अच्छा। लेकिन जहां आवाम को रिलीफ देना है, हाँ। जिस जगह मईशत 5.8% पे चलती मईशत को मनफी 0.4% पे ले आए, ये कारकर्दगी है। और मुस्लिम लीग नून की तनकीद नहीं है, ये गवर्नमेंट के इकोनॉमिक सर्विस के अदादो शुमार हैं और ये अदादो शुमार गवर्नमेंट खुद रिलीज करती है। आज महंगाई 13% पे है और जो खाने की अशिया है उसकी महंगाई 15% पे है, जो तारीख की बुलंद तरीन सतह पे है। आज इनके इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक 13,000 अरब के कर्जे का इजाफा हुआ है 2 साल में। आज डॉलर की प्राइस 115 से 168 रुपए पिछले 2 साल में, जो कि ये हुकूमत कर चुकी है, जिससे एक्सपोर्ट में इजाफा होना था। आज भी एक्सपोर्ट जो है वो मुस्लिम लीग नून के आखिरी साल 17-18 से कम है इन 2 साल में। और डॉलर प्राइस देखिए कहाँ है। डॉलर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जब इनको हुकूमत दी थी 115 के ऊपर डॉलर दिया था। और जो चीनी की कीमत 52 रुपए से आज 110 रुपए किलो अवाम खरीद रही है। 35 रुपए किलो आटा आज 75 रुपए किलो अवाम खरीद रही है। आप 6 वजीर क्या 600 वजीर ले आए और प्रेस करें, उससे अवाम को रोजगार, 1 करोड़ नौकरी, 50 लाख घर नहीं मिलेगा, मईशत नहीं चलेगी, अवाम के घर चूल्हा नहीं जलेगा। झूठ का रिकॉर्ड कायम हो सकता है, जैसे 2 साल में झूठ का रिकॉर्ड कायम किया गया। मरियम साहिबा, ये जो सारी चीजें आपने गिनवाई हैं, ठीक है, हुकूमत ने तमाम तर चीजें नहीं की, ऑपोजिशन ने क्या किया? एक जो ऑपोजिशन का किरदार होता है कि एहतजाज करें, आवाम के लिए एहतजाज करें, सड़कों पर आएँ, तो आप लोग बड़ी जमात हैं, आप और पीपल्स पार्टी, अभी तक एक APC नहीं बैठी है, आप लोग मिल के बैठे नहीं। क्या तहरीक होगी? आवाम के लिए होगी या फिर अपने लिए होगी? बात ये है नहीं, अपने लिए तहरीक होती तो जिस वक्त नवाज शरीफ साहब मुल्क में 2018 में बेटी का हाथ पकड़ वापस आए थे ना, तहरीक तब होती। अपने लिए होती तो जब शहबाज शरीफ जेल गए तब होती। अपने लिए होती तो जब राना सनाउल्लाह, शाहिद सुल्तान अब्बासी, हसन इकबाल
सलमान रफीक, साद रफीक, हमजा शहबाज, मरियम नवाज जिस वक्त जेल गई थी उस वक्त अपने लिए होती। आज तहरीक और 2 साल से मुस्लिम लीग नून की तहरीक जिस तरह 5 साल अवाम की खिदमत में गुजारे, इसी तरह अवाम के लिए है। और आपने ये कहा कि एपीसी के खाली एपीसी से जांचा नहीं जा सकता ऑपोजिशन की कारकर्दगी को। अगर ऑपोजिशन की कारकर्दगी जांचनी है तो इस सियासी इंतकाम लेने वाली हुकूमत की सियासी इंतकाम से जांच। अगर ऑपोजिशन कुछ ना कर रही होती तो सजाए मौत की चक्रियों पे ना होती, 20 किलो हेरोइन जाल के झूठा मुकदमा ना बनाया जाता, काल कोठरियों में ना होती, आज अपोजिशन के जो घर हैं उन पे छापे शहबाज शरीफ के घरों पे ना डाले जा रहे होते, नैब में मरियम नवाज की तलबी नहीं, इमरान खान की बीआरटी में तलबी हो रही होती, चीनी के अंदर तलबी हो रही होती, आटे की चोरी में तलबी हो रही होती, पेट्रोल में तलबी हो रही होती, मालम जब्बा केस में तलबी हो रही होती, 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट जो 7 साल से इल्तवा का शिकार है उसमें पेशी हो रही होती। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्योंकि इनकी नाअहलियत, इनकी चोरी, इनकी करप्शन, इनकी जो साजिश है मुल्क के खिलाफ उसको हाईलाइट करती है, करती रहेगी, इसीलिए ये आज मुस्लिम लीग। लेकिन हम डरने वाले नहीं। ये मीडिया के ऊपर आज मीडिया की आवाज बंद करके, आज मीडिया को सेंसरशिप करके किसकी पाकिस्तान की आवाम की आवाज बंद हो सकती है? जिनके घर रोटी नहीं, चूल्हा नहीं, जिनके घर रोजगार नहीं, उनकी आवाज बंद की जा सकती है? और यही तो सवाल कर रही हूँ मैं मरियम साहिबा, मैं यही सवाल कर रही हूँ। आज राब्ता भी तो हुआ है ना मियां साहब का मौलाना फजल रहमान से। हमने हमेशा कारकर्दगी की सियासत की है। हम कंटेनर की सियासत ना हम उसका दर्द देते ना हमने की है। अवाम के साथ खड़े रहेंगे और इंशाल्लाह आइंदा आने वाले वक्त में हर वो इक़दाम उठाएंगे कि इस जो हुकूमत ने नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया इससे अवाम को। तो क्या स्ट्रेटेजी क्या है अब नून लीग की? आज जो राब्ता हुआ है मुत्तहदा ऑपोजिशन इंशाल्लाह जल्द इसका ऐलान करेगी। ठीक है, मुत्तहदा ऑपोजिशन जल्द ऐलान करेगी। बहुत शुक्रिया आपका। मरियम साहब कर रही थी। फैसल साहब क्या लग रहा है आपको, वाकई कोई हेल्थी ऑपोजिशन नजर आएगी? ये जो बढ़ गई थी मुत्तहदा ऑपोजिशन इस दफा हो लग रहा है मुत्तहद होगी? नहीं, अपोजिशन का एक साथ बैठना तो पॉसिबल नहीं है। मुस्लिम लीग नून का अपना नुक्ता नज़र है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना नुक्ता नज़र है। दोनों के पीछे 1200 रेफरेंसेस हैं जो दोनों गवर्नमेंट ने एक दूसरे के खिलाफ फाइल की हुई हैं और रेफरेंसेस नैब में अब ओपन होने की बात हो रही है। जैसे पाकिस्तान ये बात कह चुके हैं, नैब इसके ऊपर चीज़ें ले रही है और बड़े सख्त बयानात अभी दोनों के एक्सचेंज भी हो गए हैं और एतजाज अहसन साहब ने तो बहुत खुलकर ये बात कह दी। तो मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर, उनकी सियासत, ये सब कुछ अलग है और यही वजह है कि जो स्पेस मिला है इमरान खान की गवर्नमेंट को कि दोनों पार्टीज अलग अलग प्लेटफॉर्म पे रही और जब भी मौका आया दोनों ने इख्तलाफ राय किया और वो स्पेस फिर इमरान खान को मिला और वो आगे निकल गए। तो ये तो अपोजिशन इस तरह की रही नहीं। दूसरा, इमरान खान ने भी बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं की कि अपोजिशन को साथ लेके चलें। वो उन्होंने टॉप लीडरशिप से मुलाकातों से गुरेज किया, उनके ऊपर तनकीद करते रहे, उनकी पार्टी के लोग तनकीद करते रहे। तो इस पूरे 2 साल के अंदर हुकूमत और अपोजिशन का रिलेशनशिप किसी भी सतह पर पॉजिटिव बन ही नहीं पाया और अभी भी कोई उम्मीद नहीं है कि बन पाएगा। लेकिन इसका बेनिफिट जो है वो जाहिर है इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को होगा। अपोजिशन बिखरी रहेगी, कोई चीज़ सॉलिड तौर पर हो नहीं पाएगी और स्पेस लेंगे इमरान खान। अब मामला यह है कि प्रेशर इन 2 सालों का इमरान खान साहब के ऊपर मल्टीप्लाई होगा। लोगों को महंगाई, बेरोजगारी और जैसे मसाइल का सामना है और वो बहुत ख़तरनाक हद तक मल्टीप्लाई हुआ है, हो रहा है। मैं जो बात उस वक्त कर रहा था, जो 2 मोटी मोटी चीज़ें अगर हम इमरान खान साहब की गवर्नमेंट की देख लें कि हुकूमत में आने से पहले जो उनका नैरेटिव था, क्या वो एहतसाब कर पाए, करवा पाए? क्या वो दौलत जो पाकिस्तान से बाहर है वो ला पाए? जो उनका सबसे बड़ा था, लोगों ने जो उनको वोट दिया उन्होंने इस बात पर दिया, मंशूर का हिस्सा था फैसल साहब, मंशूर का हिस्सा था, यही उन्होंने कहा कि पैसा मैं पाकिस्तान लेकर आऊंगा, इनसे लूटा हुआ माल पाकिस्तान लाऊंगा। उसमें वो कामयाब किसी हद तक भी नहीं हो पाए, किसी हद तक भी नहीं हो पाए। पॉइंट टेकन। ब्रेक मुझे लेना है, वापस आएंगे। मियां जाहिद हुसैन साहब का मौक़िफ़ लेंगे कि एक सनतकार कैसे देख रहा है 2 साल कारकर्दगी को हुकूमत की, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। और हम बात करें हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी की, तो जो मईशत की सूरत हाल है, हुकूमत ये कहती है कि ज़ाहिर है हमें मईशत तो वैसी ज़बू हाल मिली। अब जो बजट आया था
उस बजट को ये कहा गया कि कोविड-19 की सूरत-ए-हाल के पेश नज़र ऐसा बजट आया, GDP नेगेटिव ग्रोथ में गया और ज़ाहिर तमाम तर सूरत-ए-हाल है। तो मैं ब्रेक से पहले क्या कही थी, मियां जाहिद हुसैन साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि वो एक सनतकार हैं, वो किस तरह देख रहे हैं सूरत-ए-हाल को, उनको क्या क्या मसाइल दरपेश हुए। जाहिद साहब, इन 2 सालों को आप कैसे देखते हैं? और कई बार ज़ाहिर आप लोगों ने अपने मसाइल की निशानदेही की, कभी कोई हुकूमती नुमाइंदा बैठा आपके साथ, कोई मामलात, कोई बातचीत हुई? जी बहुत शुक्रिया जी आपका कि आपने मुझे लाइन पे लिया। पहली बात तो ये कि हुकूमत के 2 साल मुकम्मल हो गए हैं, तो हुकूमत को मुबारकबाद पेश करता हूँ मैं। और इस मुबारकबाद के मौके के ऊपर 2 गवर्नमेंट को तोहफे भी मिले हैं, जिसमें एक तो कोविड का जो रोल बैक होना शुरू हुआ है और उसमें खासी अब कमी आ गई है, ये एक गवर्नमेंट के लिए मैं समझता हूँ तोहफा है। अच्छा। और दूसरा ये कि रेमिटेंसेज जो हैं वो जून के मुकाबले में जो बढ़ गई है तकरीबन 12-14%, और पिछले साल जून के मुकाबले फॉरेन रेमिटेंसेज बढ़ी हैं। तो और तीसरा ये कि गवर्नमेंट को जो भी एक सर्वे हुआ है, तो फेडरल गवर्नमेंट को 51% लोगों ने सेटिस्फेक्शन का इजहार किया है। अब हैविंग सेड दैट, एक अच्छी बात है जी, इस मौके पे मुबारकबाद दे दी हमने। अब बात अगर हम इकॉनमी की करें, जो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन है, तो पोस्ट कोविड जा रहे इस हुकूमत को तो 2 साल हो गए, तो उसमें डॉलर की महंगाई और उसके नतीजे में पूरे पाकिस्तान में महंगाई, और दूसरी बात यह कि इन्फ्लेशन का जो रेट है इस वक्त कोई 9% चल रहा है। वीट का आपने खुद जिक्र कर दिया, शुगर का आपने खुद जिक्र कर दिया। ये अब मैं बिजनेस कम्युनिटी की अगर आप बात मैं करूं आपसे, तो इस वक्त बात यह है कि हमारी इंडस्ट्री में 8-8 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, बिजली नहीं है। ठीक है, अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सड़कों के ऊपर अभी तक पानी खड़ा हुआ है, गटर उबल रहे हैं और सड़कें तालाब बनी हुई हैं और सड़कें पिट के गड़े पड़े हुए हैं। और गैस का जहाँ तक ताल्लुक है, गैस में पहले हफ्ते के 7 दिन नागा नहीं होता था, गैस मुस्तकिल मिलती थी। अब इस वक्त सिचुएशन ये है कि हफ्ते में 2 नागे जो हैं वो कंपलसरी हैं, कि आपने सैटरडे और संडे आपको गैस नहीं मिलती, और बाकी आपके जो दिन है वीक डेज उसमें गैस में प्रेशर नहीं होता। अब मुझे ये समझ में आती कि इस सारी सिचुएशन में हमारी इंडस्ट्री चलेगी कैसे, प्रोडक्शन कैसे होगी। बाकी हम जितनी मर्जी बातें कर ले और लोगों की मतलब रोजी गुफ्तगू मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं। अब इंटरनेशनल एजेंसी फिच ने जो अभी अपनी कल रिपोर्ट रिलीज की है, उसमें हमारा जो उन्होंने दिया है अपना स्टेटस को दिया है -B, और उसमें उन्होंने लिखा है पूरा तफसील के साथ कि हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस है वो अभी तक इनस्टेबल है और वो रिजॉल्व नहीं हुआ। और बात यह है कि जब तक हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगे, देखिए फिलहाल तो गवर्नमेंट ने एक कामयाबी ये क्लेम करती है गवर्नमेंट, और वाकई है भी किसी हद तक, कि इन्होंने ट्रेड डेफिसिट को 70% कम किया और वो इंपोर्ट कर्टेल करके किया, एक्सपोर्ट बढ़ा के। तकरीबन आपने 7-8 अरब डॉलर की जो इंपोर्ट कर्टेल थी, उसके नतीजे में जो कारोबारी लोग उससे वाबस्ता थे उनका रोजगार कम हो गया, उनका रोजगार छिन गया उनके हाथ से, तो उस वजह से गुर्बत में इजाफा हुआ। दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ पोस्ट कोविड असद उमर साहब ने कहा था कि तकरीबन यानी प्री कोविड बात हुई थी कि 40 लाख लोग जो है वो बेरोजगार उस वक्त हो रहे थे। पोस्ट कोविड जो सिचुएशन है इसमें कुछ 1.25 करोड़ लोग जो है वो तकरीबन ऐसा ही है, मीना है कि बेरोजगार हो जाएंगे। अच्छा, इसी तरीके से GDP की जब हम बात करते हैं, तो प्री कोविड जो बात थी वो ये थी कि इसमें तकरीबन हमारा जो GDP था वो उस वक्त था +1%, और अब जो है पोस्ट कोविड वो -1.5% है। ये सारा सिनेरियो है। अब आजकल जो थोड़ा सा बिजनेस कम्युनिटी में, जैसे अभी फैसल अजीज साहब ने भी कहा कि मिला जुला रुझान, वजह ये है कि एक तो हमारा स्टॉक बेहतर हो रहा है, दूसरा ये कि हमारा जो गवर्नमेंट ने ये स्कीम दी है अभी अपना जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, बिल्डर सेक्टर में, तो उसमें बेहतरी आई है। इसकी वजह से कुछ मार्केट में बेहतरी नजर आ रही है। लेकिन असल जो आपका पोटेंशियल है और जो मसल्स है, मैं कंक्लूड कर लूं, जो आपके मसल्स हैं और जो पोटेंशियल है जिसके ऊपर सारा आपकी इकोनॉमी का दारोमदार है, वो एक्सपोर्ट्स है। एक्सपोर्ट्स आपकी बढ़ने की बजाय आपकी एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं। फॉरेन रेमिटेंस जो आपकी बढ़ी है, ये भी एक आर्जी फैक्टर है। उसकी वजह यह है कि बैरून मुल्क या मशरक़ वुस्ता जहाँ से जाती हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोगों के रोजगार खत्म हो गए हैं, तो वो जो पैसे उनको मिले थे वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स वगैरह जो कुछ भी था वो उन्होंने यहाँ पर। ऐसा ही है जाहिद साहब, और आपने बड़ा तफसीलन हमें बताया कि किस तरीके से ज़ाहिर चीज़ों को
देखा है और किस तरीके से चीज़ें बढ़ रही हैं और हुकूमत की क्या कारकर्दगी है। मुसर्रत साहिबा, अभी आपने सुना जाहिद साहब क्या कह रहे हैं, आपकी हुकूमत के बजाय वो पिछली हुकूमतों की जो है वो तारीफ़ कर रहे हैं, जिनको आप चोर लुटेरा डाकू कहती हैं और कहते हैं आपकी हुकूमत कहता है। तो अब आपको क्या लगता है कि ये जो आपकी कारकर्दगी है इससे तो मुतमईन नहीं है? एक आम कारोबारी अफराद जो हैं वो तो कहते हैं कि आपकी कारकर्दगी से बेहतर पिछली हुकूमत की कारकर्दगी थी। देखिए, सबसे पहले तो मैं अर्ज़ करूं कि जिन हालात में हमारे पास गवर्नमेंट आई है वो मैंने आपको पहले भी अर्ज़ कर दिया और ये बारहा इस पे हर वक्त प्रोग्राम्स होते रहते हैं। मैं पहले तो सबसे पहले मैं जो मरियम है उनकी बात को ज़रा मैं रीबट कर लूं और फिर जो हमारे पीपल्स पार्टी के ऑपोजिशन की जमातों का जवाब देके तो मैं इस पे आती हूँ। ठीक है। देखिए, जहाँ तक बात है PMLN की या ऑपोजिशन की, इनका दोहरा मेयार सबके सामने है। मैं PMLN को अगर देखूं तो धोखाधड़ी, फ्रॉड और जिस तरह से इन्होंने जो फिल्म चलाई, जो बाप का जो माजी था उसको रिपीट किया, बेटी ने भी इदारों के ऊपर चढ़ दौड़ के बलवा बोल के, और फिर जो बीमार होने की एक इधर फिल्म चलाई गई और ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंसेस थी वो दोनों, कि जिस तरह एक बिस्तरे मर्ग पे शख्स थे। और मैं इनको नॉमिनेट करती हूँ फ्रॉड, चीट करने के लिए, अपने ही वोटर्स को धोखा देने के लिए और अपने मुल्क के इदारों के ऊपर चढ़ दौड़ने के लिए, ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस देने के लिए इनको नॉमिनेट करती हूँ। जहाँ तक रहेगी बात आप पीपल्स पार्टी की, पीपल्स पार्टी का ये दौरा म्यार है। अगर सेम इलेक्शन में इनकी गवर्नमेंट तो इलेक्टेड है और हम सिलेक्टेड हैं और हमारा मैंडेट ठीक नहीं है, तो सिंध का मैंडेट हु विल डिसाइड कि वो ठीक था? हादसाती तौर पर जो चेयरमैन बने उनका नाम है बिलावल। हादसाती तौर पर देखिए, बात यह है कि ये हादसाती जो चीज़ें हैं उनकी पैदावार पीपल्स पार्टी है, हम नहीं हैं। जहाँ तक रहेगी बात वो हुकूमत जिन्होंने दहाइयों से इन्होंने सिंध के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं, मुसलसल कर रहे हैं, और फिर आज कचरा कूड़ा उठाने के लिए भी फेडरल गवर्नमेंट को वहाँ पे आना पड़ता है, तो ये किस मुंह से परफॉर्मेंस की बात करते हैं? देखिए, मैं अर्ज़ करूँ, हम एक है जमहूरी हुकूमत, हम आवाम के मैंडेट से आए हैं और ये बात ठीक है कि हमने जो वादे किए हैं हम अगर वो पूरे नहीं करेंगे, हमने दोबारा आवाम की अदालत में जाना है। पीपल विल डिसाइड कि पहले वालों ने क्या किया और इन्होंने क्या किया। देखें, हम पॉलिटिकल स्टंट्स पे बिलीव नहीं करते, हम शॉर्ट टर्म चीज़ों पे बिलीव नहीं करते, हम पैरेलल चीज़ें कर रहे हैं। मुल्क की आने वाली नस्लों को अगर सिर्फ इंशाल्लाह ये तारीख गवाह रहेगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इतने मुश्किल और कठिन वक्त के ऊपर इतने टफ फैसले किए, मेगा प्रोजेक्ट्स हमने किए और हम कर रहे हैं, ऑन गोइंग चीज़ों को भी हम देख रहे हैं और जो अभी की जो सिचुएशन है उसको भी हम देख रहे हैं। लेकिन मुसर्रत साहिबा, एक साल होता है ना तो आप कहते हैं कि जी पिछली हुकूमतों की कारकर्दगी थी, अब तो 2 साल हो गए ना, अब आपकी कारकर्दगी की बात हमने जो ये जो सुनामी बिलियन सुनामी ट्री की जो हमारी एक मूव है, उसके बाद हमने डैम्स पे काम शुरू कर दिया हुआ है। हमने जो एक रावी के किनारे जो एक शहर की आबादकारी है उस पर वो हो गई थी बात। हम मियां जाहिद साहब की बात पर आ जाएं मुसर्रत साहिबा। हेल्थ, एजुकेशन और बाकी तमाम सेक्टर पे भी वी आर वर्किंग ऑन इट। जहाँ तक रहेगी बिजनेस कम्युनिटी की बात, उनके एक चीज़ को एड्रेस करने के लिए हम यहाँ पे मौजूद हैं और हम जो भी ईज आउट कर सके उसकी वजह ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब तक हम अपनी बिजनेस कम्युनिटी को हम रिलैक्स नहीं करेंगे, हम उनको आसानियाँ फ्राहम नहीं करेंगे, हम कब ठीक उनको तो आसानियाँ देनी होंगी ना। हसन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हसन साहब, आप लोग जो आप पर तनकीद होती है, जो मैंने आपके लिए सवाल छोड़ा था कि ज़ाहिर सिंध में आप लोग की हुकूमत है और बहुत अरसे से है, वहाँ के अवाम भी परेशानी से दुचार हैं, यहाँ के बहुत मसाइल हैं कराची के, सिंध के, तो इन मसाइल का जिम्मेदार कौन है? क्या इनकी जिम्मेदार वफाकी हुकूमत है जिसको आए हुए अभी सिर्फ 2 साल हुए हैं? अभी भी पीपल्स पार्टी ने ये नहीं कहा कि हमने मसाइल सारे खत्म कर दिए हैं और बिल्कुल कोई आइडियल सिचुएशन है, लेकिन जो मसाइल हमें मिले थे, जो MQM ने वहाँ पे हुकूमत के दौरान हमारे लिए मसाइल छोड़े थे, जो फौजी आमरों के जो छतरी तले सियासत करते थे, जो उन्होंने मसाइल वहाँ छोड़े थे, हमने उनमें कमी जरूर की है जी। हम पीपल्स पार्टी जो है उसमें जब वहाँ आई तो आपके सामने है कि वहाँ थरकोल जैसे राय जो इसके एनर्जी क्राइसिस के लिए एक संगे रील साबित होंगे। आपके सामने है कि हमने उस रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को सिंध के अंदर बहुत बेहतर किया, अंदरून सिंध के अंदर। आज आप किसी भी सड़क पे चले जाएं तो आपको जो इंटरसिटी रोड्स होंगे वो कारपेट रोड्स मिलेंगे। हमने ये भी हमारे सामने। हसन साहब, मैं ब्रेक ले लूं,
फिर आपकी बात को कंटिन्यू करूंगी। ये भी हमारे सामने है कि कराची का क्या हाल हो गया है कि ना यहाँ कोई नालों की सफाई के लिए मौजूद है, ना यहाँ पर कोई कचरा उठाने के लिए मौजूद है और ना ही पानी की निकासी के लिए। मियां जाहिद हुसैन साहब, आपको बहुत शुक्रिया। वापस आऊंगी तो हसन साहब से इसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। हसन साहब की बात को कंटिन्यू करने से पहले एक अहम खबर नाजरीन मैं आप तक पहुंचा दूं कि गंदम और चीनी की किल्लत किसी सूरत कबूल नहीं है और कीमतों में कमी के लिए इक़दाम किए जाएं, ऐसा कहना है वज़ीर आज़म का। वज़ीर आज़म ने हिदायत जारी की हैं और वज़ीर आज़म ज़ेर सदारत खाने पीने की चीज़ों की कीमतों पर ये इजलास में ब्रीफिंग दी गई। शहबाज अहमद से बात कर लेते हैं। जी शहबाज। जी बिल्कुल सुमैया, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ है जिसमें अब्दुल हफीज़ शेख, हमाद अज़हर, शिबली फराद, फ़खर इमाम, कासिम सलीम बाजवा, शहबाज बिन अब्दुल खान समेत जो चारों चीफ सेक्रेटरीज हैं सूबों के, वो वीडियो लिंक पर मौजूद थे। उसके अलावा सीनियर अफसरान भी जो हैं वो इजलास में मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म को खास तौर पर जो अशिया खुर्दनोश है, गंदम और चीनी की कीमतों पर ब्रीफिंग दी गई है और वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया है कि चीनी पंजाब में कई जगहों पर छापे मार के पंजाब सिंध बॉर्डर पर जो है वो बरामद की गई है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हिदायत की है कि चीनी की कीमतों में इजाफा और खासतौर पर ज़ख़ीराअंदोज़ी किसी को कबूल नहीं है। गंदम और चीनी की कीमतों में कमी के लिए वज़ीर-ए-आज़म फौरी तौर पर इक़दाम उठाए जाएं, वज़ीर-ए-आज़म ने ऐसा कहा है। बहुत शुक्रिया अहमद। तो हसन साहब, जो हम बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले, और ये जो सूरत हाल है अभी, आपको ये लगता है कि जिस तरीके की ऑपोजिशन करनी चाहिए थी पीपल्स पार्टी को और नून लीग को इन 2 सालों में, तो आप लोगों ने नहीं की? जिस तरीके से मुत्तहिद होना चाहिए था आप लोग हुए नहीं मुत्तहिद। देखिए जी सुमैया, ऑपोजिशन तो हम कर रहे हैं। ऑपोजिशन और क्या होती है कि आज हमें 18वीं तरमीम का कहा जाता है कि उसको वापस लें, रोल बैक करना है, तो हम कहते हैं हमें जेलों में डाल दो, हमने नहीं करना, और उसकी हम तारीखें भुगत रहे हैं, हम पेशियां भुगत रहे हैं, नाकर्दा गुनाहों की सजाएं भुगत रहे हैं। NFC पे हमने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया, उस पर हम बात भी करते हैं और उसके पदाश में हमें जो जेलें और जो धक्के मिल रहे हैं वो सारी कौम देख रही है। और जहाँ तक ताल्लुक है, जैसे अभी मेरी बहन कह रही थी कि हम ना दिए, कोई एक डैम इन्होंने बताएं जो इन्होंने डैम बनाया हो, कोई एक मुझे ऐसा मंसूबा बता दें। कह रहे हैं कि हम रावी पे नया शहर बना रहे हैं, उससे मईशत जो है वो मजबूत हो जाएगी। इन्होंने डॉलर को कोई कंट्रोल करने के लिए कोई पॉलिसी वाज़ेह की हो, कोई इन्होंने आप देखें, इन्होंने हमारे से 1400 रुपए में गंदम ली है, आज हमें 1300 रुपए 3000 में वापस मिल रही है। इन्होंने अपने काश्तकार को, अपने देहाती को, अपने गरीब आदमी को पीस के रख दिया है। उससे 1400 रुपए में इन्होंने जबरदस्ती वो गंदम खरीदी और वापस अब हमें वो 3000 रुपए में मिल रही है। नहीं है, इनसे कोई पूछने वाला है कि भाई आम आदमी के लिए दाल और जो घी और जो चीनी है वो आसमान से बातें कर रही हैं। तो आम आदमी के लिए तो आप लोगों को खड़ा होना पड़ेगा ना। ऑपोजिशन को चाहिए एहतजाज करे, अदालतों में जाए, आम आदमी के साथ जो कुछ सलूक कर रही है हुकूमत। हमारे पास सारा फोरम जो है वो असेंबलियां और पार्लियामेंट मौजूद है। अच्छा, हम उसमें बात कर रहे हैं। अच्छा, डेली बेसिस पे और उसी में बात करेंगे, यही फ्यूचर है। चले ठीक है, पॉइंट टेकन हसन साहब। हम भी करते हैं। सही है, पॉइंट टेकन फैसल साहब। क्या आपको लगता है कि वाकई ये कहना काफ़ी होगा कि वफाकी हुकूमत ने जो इकदाम किए उसी की वजह से सूबों में भी ये बदहाली है? जो सूबों में सूबाई हुकूमतों ने इकदाम करने थे, अगर वो नहीं कर सकी तो सारा मलबा उसे वफाकी हुकूमत पर ही डाल दें। देखिए, मैं समझता हूँ डायरेक्शन ठीक नहीं है, वफाक की भी और सूबों की भी। मामला ये है कि किसी भी घर के अंदर जो कमाऊ पोत होता है, हाँ, उसकी केयरिंग ज़्यादा की जाती है। आपको रेवेन्यू चाहिए, आपको टैक्स चाहिए। जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू टैक्स देने वाला शहर है, उसके साथ ना वफाक की पॉलिसी ठीक है, ना सूबा सिंध की पॉलिसी ठीक है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर की बात ठीक हो रही है। इंडस्ट्रीज थी 40,000 के करीब, अब 26,000 इंडस्ट्रीज रह गई हैं। बांग्लादेश चली गई हैं, श्रीलंका चली गई हैं, पंजाब में शिफ्ट हो गई हैं, दुबई चली गई हैं। इन सनतकार बेचैन है, एक्सपोर्ट नहीं हो रही, टैक्स नहीं हो रही, जॉब नहीं हो रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन रहा। कराची अगर 70% रेवेन्यू दे रहा है, 90% सिंध को रेवेन्यू दे रहा है, तो कहाँ है इमरान खान की पॉलिसी? कहाँ है 167 अरब रुपए देने वाला पैकेज? कहाँ है सिंध हुकूमत की केयरिंग पॉलिसी? तो ना सिंध की हुकूमत कराची को केयरिंग कर रही है, ना वफाक कर रही है। तो जिसके ऊपर पाकिस्तान चल रहा है, जो इंजन है पाकिस्तान का, वो इंजन खराब है और सब के सब बातें कर रहे हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे।
आप इंजन को ठीक नहीं करेंगे, गाड़ी ठीक नहीं चलेगी। आज गुलामी वाला जो एनवायरनमेंट पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का है, अगर मईशत ठीक होगी तो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी मजबूत कदम पर होगी। अदरवाइज आपको पैसे वापस देने पड़ेंगे, पेट्रोल के लिए हाथ जोड़ना पड़ेगा। ये खादिमीन वाला जो एनवायरनमेंट है पाकिस्तान ने फॉरेन पॉलिसी का रखा हुआ है, ये हमेशा रहेगा। दुनिया के अंदर खारजा पॉलिसी उन ममालिक की मजबूत होती है जो अपने पैरों पर खड़े होते हैं। पैरों पे खड़ा होने के लिए फिलहाल पाकिस्तान को कराची को मजबूत करना पड़ेगा, कराची को मजबूत करना पड़ेगा, इसकी सनतों को मजबूत करना पड़ेगा, सनतकारों को वीआईपी करार देना पड़ेगा, उनकी बातें माननी पड़ेंगी। अफसोसनाक बातें भी जाहिद हुसैन कर रहे थे, ना बिजली मिल रही है, ना गैस मिल रही है, ना पानी मिल रहा है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है। वो शहर जो आपको रेवेन्यू दे रहा है, जो आपके टैक्स चला रहा है, जो आपके मुल्क को चला रहा है, उसका इतना बड़ा सनतकार ये कह रहा है कि ना मेरे पास पानी है, ना बिजली है, ना गैस है। कैसे एक्सपोर्ट बढ़ेगी? कैसे? सियासत बाद में होगी, ये अपोजिशन और हुकूमत का खेल बात की बात है। पहले तो आप जो रेवेन्यू देने वाली मशीन है उसको ठीक करें। उसको ठीक करने की बात होती है तो 18वीं तरमीम आ जाती है, तो वफाक आ जाता है, तो सूबा बनाने की बात आ जाती है। कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, ना वफाक की पॉलिसी ठीक है, अब तक नजर नहीं आ रही है, कोई एग्जीक्यूशन उन्होंने नहीं की है, ना सिंध हुकूमत की पॉलिसी ठीक है कराची को ठीक करने की बात है। बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान की ना खारजा पॉलिसी ठीक है, ना पाकिस्तान की इकोनॉमिक पॉलिसी जब तक वाजे नहीं होगी, बेहतर नहीं होगी, चीजों को ठीक किया नहीं जा सकता। बहुत शुक्रिया फैसल साहब आपका भी, हसन मुतुआ साहब आपका भी, और मुसरत शीमा साहिबा आप बहुत शुक्रिया। जाते जाते मैं यही कहना चाहूँगी कि जब भी किसी जमात को हुकूमत बनानी होती है, वोट चाहिए होते हैं, सीटें चाहिए होती हैं, कराची का रुख करते हैं। सबसे ज़्यादा सीटें यहाँ से निकलती हैं, लेकिन उसके बाद कराची को पूछने वाला कोई नहीं होता। हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी पर आज हमने बात करने की कोशिश की है, देखते हैं आगे हुकूमत सही ट्रैक पर आती है या नहीं। इसी नोट के साथ इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।